नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इसके 10वें और अंतिम भाग को समझाने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। सबसे पहले मैकेंजी ने, आपको पता है मैकेंजी ने सर्वेक्षण किया था, सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। तो मैकेंजी का सर्वेक्षण और यात्रियों के जो दृष्टिकोण थे, यात्रियों के जो वृत्तांत थे, वे और अभिलेखों की जानकारी, इन सभी का समावेश करके और यहाँ के महलों, मंदिरों और बाजारों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। अब क्या 20वीं शताब्दी में 3 थे संगठन जो कि इसको संरक्षण प्रदान कर रहे थे। किसको? विजयनगर साम्राज्य को। कौन? एक तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संरक्षण सर्वेक्षण संगठन, ये इसे संरक्षण प्रदान कर रहा था। साथ ही कर्नाटक के जो पुरातत्व विभाग है वह, और कर्नाटक का ही संग्रहालय विभाग, ये तीनों ही विजयनगर साम्राज्य जो हम्पी साम्राज्य था उसको संरक्षण प्रदान कर रहे थे। अब 1976 में इसे राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में मान्यता दी गई। इस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया 1976 में। अब 1980 में इस पर सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ हुआ। बारीकी से इस पूरे विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन शुरू किया गया। पूरे विश्व के विद्वानों की जानकारी एकत्रित की गई, क्योंकि सूक्ष्म अध्ययन करना था तो विश्व के विभिन्न विद्वानों को बुलाया गया। उन्होंने यहाँ वो संग्रह अपने अपने विचार व्यक्त किए, देखा, अवलोकन किया और अपने अपने विचार रखे। तो उनकी जानकारी एकत्रित की गई और उन जानकारियों को फिर संरक्षित किया गया और फिर उनमें तालमेल बैठाया गया। उसके बाद जो इतिहासकार है वे निर्णय पर पहुंचे। अगला बच्चों, मानचित्र निर्माण। मानचित्र का निर्माण जो कॉलिन मैकेंजी ने जो मानचित्र का निर्माण किया था वो कैसे किया था, है ना? तो संपूर्ण जो क्षेत्र था उसको 25 वर्गों में विभाजित किया गया था। 25 स्क्वायर शेप में उन्हें विभाजित किया गया था और प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी वर्णमाला से चिन्हित किया गया था। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन ये तो 25 वर्गों में विभाजित किया था। A to Z ये तो 26 होते हैं। तो उन्होंने A to Z में जो I है, I को स्किप कर दिया है। जब हम उसका मानचित्र सर्वेक्षण का जो पूरा प्रारूप है वह देखते हैं तो A to Z सारा हमें दिखता है, सारे अल्फाबेट, लेकिन I नहीं दिखता है। तो I उन्होंने चिन्हित नहीं किया था। तो इस प्रकार 25 वर्गों में अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उन्होंने विभाजित किया। फिर क्या हुआ, जो 25 वर्ग थे तो प्रत्येक वर्ग को वापस से उन्होंने छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया और जो वो छोटे छोटे समूह थे उनको फिर से छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया। ये क्यों किया? सर्वेक्षण को बहुत बारीकी से अध्ययन करने के लिए ऐसा किया गया था। इससे क्या हुआ, संरचनाओं को पुनः उजागर किया। इस प्रकार जब विभाजित किया, एक बार 25 वर्गों में, फिर छोटे वर्गों में, फिर छोटे वर्गों में, इस प्रकार जब विभाजित किया, इससे क्या हुआ कि संरचनाओं को पुनः उजागर किया गया। मतलब पुनः, पहले तो पता था कि भाई ये संरचना है, तो उसके बारे में जो गहराई से अध्ययन प्रारंभ हो गया। फिर सड़कों, बाजारों और रास्तों के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया गया, है ना? जैसे सड़कें पहले पता नहीं थी कि ये 2 भवन है, इनके बीच में सड़क थी, बाजार लगता था, ये छोटा सा रास्ता, गली थी। तो वह जो है पूरी जानकारी इससे प्राप्त हो गई। कुछ विद्वान थे जिन्होंने इस पर बहुत गहनता से अध्ययन किया था। वे थे जॉन एम फ्रिट्ज और जॉन मार्शल और MS नागराज राव। इन्होंने
इस जो सूक्ष्मता से जो अध्ययन हुआ था उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसा कि पता है प्रारंभ में कॉलिन मैकेंजी ने मानचित्र तैयार किया था, उसके बाद जो सूक्ष्मता से अध्ययन हुआ 1980 और उसके बाद तो वो इन लोगों ने किया था। इन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है चित्र थे, छज्जे किस प्रकार लटके थे, लकड़ी के थे, उनमें प्रिंट किस प्रकार था, पेंटिंग किस प्रकार की गई थी। अब वो रंग जो है फीके पड़ गए हैं, लेकिन उसके बारे में उस समय किस प्रकार की स्थिति थी यह सब इन लोगों ने बताया है। जो लकड़ी की संरचनाएं वो अब नहीं है ना, लेकिन जो है पत्थर की संरचनाएं अब शेष है। लेकिन जो यात्रियों के वृतांत तथा वहां के लोगों के जो विचार है उनका जब समावेश किया गया, लोक परंपराओं को समावेश किया गया, तब उन लकड़ी की संरचनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई। आगे बच्चों, अंतिम इस पाठ का अंतिम जो टॉपिक है वो है उत्तरों की खोज में प्रश्न। तो क्या हुआ कि ये जो भवन थे, सुरक्षित भवन थे, वो बताते थे, उन तरीकों को बताते थे कि वे किस प्रकार व्यवस्थित थे, किस प्रकार संरक्षित होते थे, वहां से किस प्रकार जो है साम्राज्य का राजकाज जो है किस प्रकार चलता था। तो ये सुरक्षित भवन यह बताते हैं। और किन वस्तुओं और तकनीकों से निर्माण किया गया ये भवन बताते हैं। इन भवनों को देखकर हमें पता चलता है कि इनमें कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग में लाई गई और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रयोग किया गया। उदाहरण के तौर पर किलेबंदी, जैसा कि आपको पहले बताया था किलेबंदी की गई थी, और जो है कृषि क्षेत्र की भी किलेबंदी की गई थी। तो वो जो किलेबंदी है वह बताता है कि वे सामरिक महत्व को कितना ज्यादा जो है महत्व देते थे। उनके साम्राज्य में सामरिक महत्व कितना महत्वपूर्ण था। तो इसी प्रकार ये किलेबंदी यह बताता है। अब भवन जो थे वो बड़े बड़े जो भवन है वो बताते थे कि विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों को बताते थे कि किस प्रकार जो है विचार फैले। मतलब आपको बताया था कि मस्जिद भी थी, जैन मंदिर भी था, और मंदिर तो थे ही बहुत सारे। तो इस प्रकार विचार कितने विस्तृत थे उनके, है ना। विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभाव, अनेक संस्कृतियों का यहाँ पर प्रभाव इन भवनों को देखकर लगता है कि अनेक संस्कृतियों का यहाँ प्रभाव था। भवन निर्माणकर्ता और आश्रयदाताओं के जो विचार थे वो व्यक्त होते हैं। भवनों को देखकर जो निर्माणकर्ता थे और उनको आश्रय देते थे, उनके विचारों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं उन भवनों को देखकर। अब इन्हें साहित्य, अभिलेखों और लोक प्रचलित परंपराओं से समायोजित किया, जो कि इसमें देखा ना, निर्माणकर्ता और आश्रयदाता के विचारों को व्यक्त करते हैं। इन विचारों व्यक्त होते हैं, है ना। इन विचारों को हमने एक जगह लिखा कि भाई इस भवन में इस प्रकार की ऐसी है, ऊंचाई छज्जा ऐसा है, इतना है। तो हम वहां पर निर्माणकर्ता के विचार और आश्रयदाता क्या चाहता था, उसकी मूर्ति वगैरह सब देखकर हमने एक जगह ये लिख ली बातें। उसके साथ ही वो जो साहित्य है वहां का, उसमें लिखी गई बातें, अभिलेखों में लिखी गई बातें और लोक परंपराओं की बातें, इन दोनों को समावेश किया गया, है ना। उन दोनों में मिलान किया गया कि इसमें भी यही बात की गई है, इसमें भी यही बात की गई है। उसके बाद इतिहासकार एक निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने इतिहास, इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में इतिहास लिखा। लेकिन हमने इन भवनों को जानकर हमने बहुत सारी बातें जानी, लेकिन कुछ प्रश्न हमारे मन में आज भी हैं। क्या है कि यहाँ की जनसंख्या क्या सोचती थी, इसके बारे में हमें पता नहीं है। इतने जो भवन थे, इतने बड़े बड़े, उनके बारे में स्त्री, पुरुष, बच्चे वे क्या सोचते थे, इसके बारे में हमें पता नहीं है। उनकी पहुंच कहाँ तक थी, है ना। वे उस भवन को देखने जाते थे या नहीं जाते थे, कहाँ तक उस भवन को देखने जा सकते थे। इतनी जो विशालकाय मूर्तियां हैं उन्हें वे देख सकते थे, उन्हें वे समझ सकते थे। क्या मूर्ति के सामने वे जाकर थोड़ी देर रुक सकते थे, उसे देख सकते थे और उसे देखकर कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, इस बारे में हमें पता नहीं है। अब जो है इसी प्रकार
जो इन लोगों ने जो इतने भव्य आपको बताया गोपुरम बनाए, महानवमी डिब्बा विशालकाय बना और हजार राम मंदिर है ना, कमलपुरम, और इतनी सारे आप लोगों ने देखा उन्होंने इतने बड़े बड़े स्थापत्य के नमूने बनाए, तो उन्होंने उनके ही श्रमदान से बना। तो इन श्रमदान परियोजनाओं के बारे में उनके क्या विचार थे, वे क्या सोचते थे, ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर हमें नहीं मिला है। और उन्हें वेतन कितना मिलता था, है ना, उन्हें जब ये भवन बनाते थे तो इन्हें वेतन कितना दिया जाता था, इनका समय कितना था, कितने समय के लिए वे काम करते थे, कितने घंटे वे काम करते थे। अब इनका जो कार्य था क्या वो स्थायी था, इनकी नौकरी क्या स्थायी थी, इस बारे में कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार जो इन्होंने आप बड़ा अपना साम्राज्य फैलाया था, आपको बताया था उड़ीसा साम्राज्य में इन्होंने अधिकार स्थापित किया था, और बीजापुर, अहमदनगर, कई को उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित कर लिया था। तो वो जो युद्धबंदी थे उनके साथ क्या करते थे, युद्धबंदियों के साथ क्या ये युद्धबंदी ही बनाते थे इस, और युद्धबंदियों को कितना वेतन मिलता था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे, इस बारे में पता नहीं है। जैसे कि पत्थर कहाँ से मिलते थे उन्हें, लकड़ी के जो नमूने थे, लकड़ी के जो उन्होंने स्तंभ बनाए थे वे कहाँ से मिलते थे, तो इसी प्रकार इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए एक नया जो है अध्ययन करना होगा, नया रिसर्च करना होगा, तभी हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज जो है ये पाठ समाप्त होता है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें से आप 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे, और इसमें कुछ चीजें तो आपको पता ही होगा, जैसे 1976 में जो है राष्ट्रीय महत्व का स्थान इसे घोषित किया गया। तो जो विजयनगर साम्राज्य या हम्पी साम्राज्य को कब राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया, ये ऐसे ही सूक्ष्म अध्ययन कब प्रारंभ हुआ, है ना, विजयनगर साम्राज्य का सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ कब हुआ, ऐसे ही करके आप कुल मिला के ये 2 तो आप बनाएंगे, ऐसे 3 और 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो जो स्टार्टिंग में आपके जब एग्जाम में स्टार्टिंग में जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो आपके एक एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप बच्चों ये पाठ आज समाप्त होता है, और अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।